Hello everyone, my name is Dr. Shubham Jain. Welcome to my YouTube channel Superior FMG. इस वीडियो में हम लोग ऑफ्थेल्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जिससे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, पहले ही बता देता हूं, दिस वीडियो इज़ नॉट टू कॉन्कर ऑफ्थेल्मोलॉजी और टू एक्सेल वेरी हाई मार्क्स इन ऑफ्थेल्मोलॉजी। ये वीडियो इट्स जस्ट अबाउट सर्वाइविंग ऑफ्थेल्मोलॉजी। आई फील दिस सब्जेक्ट वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स अप टू मी पर्सनल। मतलब हर एक इंसान का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं एक्चुअली। मेरा ऑफ्थेल्मोलॉजी उनमें से एक वीक सब्जेक्ट था, बट स्टिल आई हैव मैनेज्ड टू गेट अ डिसेंट स्कोर। तो उसका रीज़न है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग इस उम्मीद से आए हो ये वीडियो देखने के लिए कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा जिससे ऑफ्थेल्मोलॉजी में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। यू कैन स्किप दिस वीडियो। आगे वीडियोस में हो सकता है मैं कुछ अच्छा बता पाऊँ आपके लिए, मगर मैं चाहता हूँ आप किसी ऑफ्थेल्मोलॉजी के टीचर से, एक्सपर्ट से राय लो। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है ऑफ्थेल्मोलॉजी के 15 में से 15 सवाल सही करने हैं, किसी को 15 में से 14 सवाल सही करने हैं, दिस इज़ नॉट द वीडियो फॉर यू गाइज। एक अच्छे जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट के, उनसे आप राय ले सकते हो। ओके, ऑफ्थेल्मोलॉजी ये मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रिकी। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा मेरे लिए ऑफ्थेल्मोलॉजी के बारे में बात करना। बट मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने ऑफ्थेल्मोलॉजी पढ़ी नहीं और एफएमजी का एग्ज़ाम दे दिया। मतलब ऑफ्थेल्मोलॉजी से इतना ज़्यादा डर, मतलब पढ़ ही नहीं रहे हैं हम लोग ऑफ्थेल्मोलॉजी, इतना ज़्यादा डरते हैं कुछ लोग कि बिना पढ़े ही ऑफ्थेल्मोलॉजी देते हैं। वो 15 सवाल के फिर उनको तुक्के लगाने पड़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा मत करो भाई। ऑफ्थेल्मोलॉजी है ना, एक बैलेंस सब्जेक्ट नहीं है, मगर एक हार्ड और एक इजी ऐसा सब्जेक्ट है। मतलब जो क्वेश्चंस इजी है ना वो बहुत इजी है ऑफ्थेल्मोलॉजी में, और जो क्वेश्चंस हार्ड है वो बहुत हार्ड है। स्क्विंट के सवाल मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते थे कभी भी। इसके अलावा ऑप्टिक्स मेरे तो समझ के बाहर थी। इसमें विद द रूल, अगेंस्ट द रूल, अरे अभी भी सोचता हूँ ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। आई वॉन्ट यू टू स्टडी इन योर फर्स्ट रीडिंग ओनली वन टाइम। एक बार पढ़ो स्क्विंट, एक बार पढ़ो ऑप्टिक्स, एक बार पढ़ो न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी, है ना। अगर इन तीनों में से कोई भी एस्पेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो ही उसे दोबारा पढ़ो, वरना इन टॉपिक्स में अपना दिमाग खपाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है ना। इंस्टेड वही टाइम आप इजी टॉपिक्स पे दे सकते हो। कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, कंजक्टिवा हो गया, दे आर वेरी इजी टॉपिक्स। ब्लंट ट्रॉमा हो गया, ऑक्यूलर इंजरीज हो गई, दे आर वेरी इजी टॉपिक्स। मतलब इतनी इजी हैं ये टॉपिक्स। एक टॉपिक मैं आपको कहूँगा कि एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो डूएबल है, दैट इज़ एनाटमी। ऑक्यूलर मतलब आँखों की जो एनाटमी है वो बहुत डूएबल है। हम पता नहीं क्यों उससे डरते हैं। मतलब कॉर्निया की 6 लेयर्स याद करनी है, एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर याद करना है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, चैम्बर, इनमें डिफरेंस आना पता होना चाहिए। रेटिना की 10 लेयर आपको याद होनी चाहिए, एक सवाल इसमें से आता है। एंड योर आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई, ये आपको याद होनी चाहिए। मोटा मोटी यही है। एनाटमी इज़ इजी सब्जेक्ट, डूएबल। एक सवाल आएगा तो आप इजीली कर पाओगे एनाटमी से। इसके अलावा लेट्स जंप इनटू दी ऑफ्थेल्मोलॉजी, और मैं आपको बताऊंगा क्या डूएबल है और क्या जिसको आप ऐसे बच के निकल जाते हो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सर्वाइविंग, नॉट थ्राइविंग। अगर थ्राइव करना है तो किसी टीचर के पास जाओ भैया। दिस इज़ आई एम नॉट द राइट पर्सन। ओके, मैं अब मैं वही मतलब दिस इज़ मेरे नोट्स हैं। दिस इज़ एक चीज़ और बता दूँ, ये नोट्स मैं अभी नीट पीजी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मगर दिस इज़ नॉट द एक्चुअल सोर्स दैट आई यूज़ फॉर माई एफएमजी एग्ज़ाम। मैंने उस टाइम पे क्या, मैं 4th ईयर में जब था तो मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी के नोट्स बनाए थे खुद ने, और इतनी मोटी कॉपी भर दी थी। अब पहले दिन मेरे पास, जब मैं फर्स्ट रीडिंग कर रहा था तो मेरे 5-6 दिन थे, तो मैंने वो ऑफ्थेल्मोलॉजी के नोट्स अब मेन अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ने में आ गए। लेकिन अब जब नीट पीजी काफ़ी नज़दीक है और मेरा ऑफ्थेल्मोलॉजी अभी भी वीक पड़ा है, तो मैंने सोचा कि रिवीजन नोट से ही कर लेता हूँ। अभी मैं खुद के नोट्स पढ़ूंगा तो उसके लिए 2-3-4 दिन चाहिए रहेंगे। मेरे पास इतना टाइम है नहीं, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है। ओके, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स सबसे पहला टॉपिक है।
न्यूरोएफ्थेल्मोलॉजी। न्यूरोएफ्थेल्मोलॉजी इज डूएबल, मैंने भी पढ़ी, मेरे को समझ में आई थी। न्यूरोएफ्थेल्मोलॉजी स्पेशली ऑप्टिक क्याज्मा वाले ट्रैक। ऑप्टिक क्याज्मा जो होता है वहाँ पे बायलेटरल नेजल फाइबर्स होते हैं, और अगर बायलेटरल नेजल फाइबर डिस्टर्ब होंगे तो यू विल हैव हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया। एक ही ऐसी जगह है न्यूरोएफ्थेल्मोलॉजी में जहाँ पे हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया आपको देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए वो यही पूछते हैं। इसके अलावा वो बेयर्स मतलब बॉम्ब्स लूप पूछेंगे और मेयर्स लूप पूछेंगे, ये उनके फिक्स्ड क्वेश्चन है। आपको ये मतलब एक है ना अच्छे से टेबल बना करके इसको या फिर एक डायग्राम बना करके याद कर लो कि मतलब मेयर्स लूप कहाँ से एक्चुअल में पास होता है। मतलब ऑप्टिक रेडिएशन से लेकर के योर ऑक्सीपिटल लोब, इसके बीच में पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये दोनों आते हैं। और कहाँ से स्ट्रक्चर कौन सा पास होता है, और मेयर्स लूप होता है तो पाई इन द स्काई हम बोलते हैं, और बॉम्ब्स लूप होता है तो पाई इन द ग्राउंड हम बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा। इसके अलावा योर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी अगर डैमेज होती है तो यू हैव मैक्यूला स्पेयरिंग वाला ग्राफ होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट है। और किस में मैक्यूला सेंट्रल स्कोटोमा वगैरह दिखता है। तो ये 4-5 तरह के सवाल हैं जो न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी में से पूछते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस टेस्ट पूछते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बार एनाइसोकोरिया हो रहा है। एनाइसोकोरिया को समझो, दिस इज एनाइसोकोरिया, मतलब एक ऐसा डायलेटेड प्यूपिल, एक ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। अब अगर एनाइसोकोरिया हो रहा है तो उसमें अगर आप 0.1% पाइलोकार्पेन डालते हो तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसका मतलब वो आपके कोई और बीमारी है। और अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती है तो, और फिर 1% से भी नहीं होती है तो वो टोनिक है। और अगर कुछ और दवाई यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके ऑप्टिक नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम पाई जाए। तो ये कुछ मतलब फार्माकोलॉजिकल है जो मतलब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है 3-4 बीमारियों के, उनको एक टेबल बना के याद कर लेना। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी भी ऑफ्थेल्मोलॉजी इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बीच में फंबल ना हो जाए, इसलिए मैं अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके यार, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरे को भी याद हो गई थी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे। यू नो योर एब्सोल्यूट एफरेंट पाथवे डिफेक्ट, फिर रिलेटिव एफरेंट पाथवे डिफेक्ट, फिर इफरेंट पाथवे डिफेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पढ़ लेना, ईजी है, डूएबल है ना, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं मतलब न्यूरो ऑफ्थेल से आगे बढ़ता हूँ। ऑप्टिक एट्रोफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस और पैपिलिडीमा, इन तीनों को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। पैपिलिडीमा में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ के बायलेटरल साइड से पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाता है, वेयर ऑप्टिक न्यूराइटिस यूनिलैटरल होता है। मतलब कुछ डिफरेंशिएट फीचर्स आपको पता होने चाहिए जिससे आप आंसर निकाल पाओ। मतलब ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सडन पेनलेस या फिर पेनफुल लॉस ऑफ विजन होना, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट ही वहाँ से करेगा, देयर इज अ पेशेंट सडन लॉस ऑफ विजन। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए 3-4 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्विंट। देखो भाई, झूठ नहीं बोल रहा, मैं स्क्विंट को 4th ईयर में मैंने पढ़ा था। एक बार मैंने नोट्स बनाए थे, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी थी, और फिर उसके बाद मेरे को मोटा मोटी 3-4 चीज़ें याद रही एंड तक। योर ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी, ट्रोक्युलर नर्व पाल्सी और लेटरल रेक्टस पाल्सी। मतलब अगर कोई क्लिनिकल केस आता है और ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है ना तो मैं आंसर कर देता हूँ, वरना मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ। इस स्क्विंट से रिलेटेड है ना 4-5 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायग्नोस्टिक्स को लेकर के। मैडॉक्स रॉड टेस्ट हो गया, प्रिज्म बार टेस्ट हो गया, ये डूएबल क्वेश्चंस है। अगर आप इनको एक बार इमेज बेस्ड सेशन देख लेते हो या पढ़ लेते हो तो ये डूएबल है मेरी नज़र में। स्क्विंट को तो मैं आगे ही बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे बस की है नहीं स्क्विंट के बारे में ज़्यादा बात करना। लेंस इज़ अ वेरी डूएबल टॉपिक। लेंस मतलब 2 सवाल आएंगे तो 2 सवाल आपके कंठस्थ हैं अगर लेंस में से सवाल आ रहा है तो। एक सवाल तो आपके डेफिनेटली अगर आपसे पूछेंगे तो कैटरेक्ट्स का पूछेंगे जो कि ईजी है। कैटरेक्ट के बारे में तो कोई डिस्कस करना जरूरी नहीं है। मतलब कैटरेक्ट तो एक ऐसा टॉपिक है तो एग्जामिनर को भी पता है कि ये बच्चों को आता है, तो वो एग्जामिनर भी आजकल कैटरेक्ट देता नहीं है। एक कैटरेक्ट है जो मतलब मैंने INICT नीट पीजी और क्वेश्चंस में देखा है, दैट इज ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होने वाला कैटरेक्ट, दैट इज रोजेट शेप्ड कैटरेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर वो कैटरेक्ट पूछेगा ना आपसे तो आजकल वो कुछ और पूछने लग जाएगा, मतलब एग्जैक्टली कैटरेक्ट के बारे में नहीं पूछना चाहेगा वो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि अगर डायबिटीज़ है
और उसके अंदर कैटरेक्ट हो रहा है, तो नॉर्मली अपन पोस्टीरियर सबस्कैपुलर कैटरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में ये नहीं है, डायबिटीज़ में कॉर्टिकल कैटरेक्ट है। तो वो कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ें पूछेगा आपसे, एग्जैक्टली कैटरेक्ट पे क्वेश्चन देने के चांसेस कम है। आ जाता है तो एक फ्री का नंबर है। इसके अलावा ऑर्बिटल ट्रॉमा, इसके बारे में तो 3-4 बजवर्ड आपको बता देता हूँ फटाफट से। ब्लो आउट फ्रैक्चर जो है उसके बारे में मैं आपको बजवर्ड्स बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ हाइफीमा, नंबर 2 इज़ आइरिडो डायलिसिस, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट वॉइशियस रिंग और रोजेट शेप कैटरेक्ट। पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट तो आपको ही करना पड़ेगा ना यार, मैं तो मतलब एक बार आपकी कोशिश कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आपको हाईलाइट कर सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेंस को फटाफट से ख़त्म करते हैं, लेंस के अंदर ख़त्म करते हैं। हाँ, इसमें मतलब एज, सिनाइल कैटरेक्ट वगैरह पढ़ लेना, इतना कुछ खास नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है ना, सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी, दैट इज़ योर फोको इमल्सिफिकेशन सर्जरी। उसके स्टेप्स आजकल INICET एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं, मतलब अभी तक नीट PG और FMG में तो फोको इमल्शन के स्टेप्स के बारे में सवाल नहीं आया, INICET में है, लेकिन पढ़ लेना क्योंकि FMG वाले बहुत चालाक बोल रहे हैं, मतलब अगर इनको हार्ड पेपर बनाना होगा तो ये ऐसे टॉपिक्स में से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एंडोथेल्माइटिस। आई डोंट फाइंड दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, एक्टोपिया लेंटिस, अरे भाई साहब ये एक्चुअल में ऑफ्थेल्मोलॉजी का क्वेश्चन भी नहीं है। मतलब एक्टोपिया लेंटिस या फिर सबलक्सेशन ऑफ लेंथ, मार्फिन सिंड्रोम में अपवर्ड सबलक्सेशन और होमोसिस्टीन यूरिया में डाउनवर्ड सबलक्सेशन, ये एक्चुअल में इसका क्वेश्चन भी नहीं है, मगर पढ़ लेना। एंटीरियर लेंटिकोनस किस में देखने को मिलता है? एल्पोर्ट सिंड्रोम में, ये भी पढ़ लेना। नाउ ऑप्टिक्स, अब देखो ऑप्टिक्स एक अगेन वैसा टॉपिक है जो मेरा बहुत वीक था भाई, मेरे को समझ में ही नहीं आता था विद द रूल है, अगेंस्ट द रूल है, कहाँ कौन सी चीज़ जा रही है। मेरा अगर कोई ऐसा क्लिनिकल केस आ जाता था तो मैं नहीं कर पाता था, मगर इसके अंदर जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है अगेन वो बहुत ईजी है। ट्राई टू फोकस ऑन ईजी क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस को टारगेट करो जो आते हैं और जो ईजी हैं। मतलब अगर मैं इस वीडियो में ये कह ही नहीं रहा आपको कि 15 में से 15 सवाल सही कर दो ऑफ्थेल्मोलॉजी के, मैं इतना चाहता हूँ कि 15 में से 8 तो करो, 9 तो करो, गो फॉर इट। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं ऑफ्थेल्मोलॉजी तो 2-4 भी सही नहीं होंगे और फिर फेल हो जाओगे। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, अ बैड प्लेस टू बी। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन, कम से कम बेसिक डिफरेंस और इनकी ट्रीटमेंट तो याद कर लोगे ना, मायोपिया के और हाइपर मेट्रोपिया के, वो तो हो ही पाएंगे, वो तो इजी है आई थिंक। और इमेज बेस्ड सेशन तो आपको याद होने ही चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, कॉर्निया। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी चैप्टर, 2 क्वेश्चन इजी बनेंगे आपके। कॉर्निया में आपको कॉर्नियल अल्सर यानी कि कैरेटाइटिस की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बैक्टीरियल के कॉज, वायरल के कॉज, फंगल के कॉज, इन सब के अगर हाइपोपायन अगर इमेज में है तो हाइपोपायन मोबाइल है या फिर स्टेराइल है तो कौन सा मिलेगा, मोबाइल, इरेस्टाइल, नॉन, मतलब जो भी है वो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगेन कैरेटोकोनस 5 स्टार क्वेश्चन, अगर मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरी ऑफ्थेल्मोलॉजी में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आएगा कैरेटोकोनस। इसके बजवर्ड्स बता देता हूँ आपको। नंबर 1 इज़ मुनसून साइन, नंबर 2 इज़ वॉक्स ट्राई, नंबर 3 इज़ फेशियर्स रिंग एंड नंबर 4 इज़ रिजूटी साइन। इसके अलावा 2 और है, ऑयल ड्रॉप रिफ्लेक्स जो कि ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे देखने को मिलता है और सिजरिंग रिफ्लेक्स जो कि रेटिनोस्कोपी पे देखने को मिलता है। अब यही टॉपिक आया है ना तो मैं आपको 3 क्वेश्चन बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ वॉक्स ट्राई, नंबर 2 इज़ वॉक्स ट्राइड एंड नंबर 3 इज़ हैप्स ट्राई। ये तीनों चीज़ें कन्फ्यूज़ करती है, इसको मैं अभी तो बताऊंगा ही, लेकिन इसको 20th नोटबुक में लिख लेना। वॉक्स ट्राइड किस में मिलता है? कैरेटोकोनस में। हैप्स ट्राइड किस में देखने को मिलता है? और कंजेनाइटल ग्लोकोमा में। और वॉक्स ट्राइड आपको देखने को मिलता है एक्यूट क्लोजर ग्लोकोमा में। नॉट एग्जैक्टली श्योर, एक बार मैं कंफर्म ही कर लेता हूँ। ग्लोकोमा इसका अगला वाला ही चैप्टर है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं है सब्जेक्ट, फिर भी सेंस ऑफ कंप्लीशन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के सामने। वॉक्स ट्राइड, हाँ तो वॉक्स ट्राइड आपको देखने को मिलता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। मतलब मैं सही था, मतलब सही था। ठीक है, अ डूएबल टॉपिक, कैरेटोकोनस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद ग्लोकोमा,
2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन गारंटी। अभी देखो मैं ऑलरेडी आपको 5 क्वेश्चन तो बता चुका हूँ। कॉर्निया में से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेंस जो है उस वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, मतलब इजी है ये, जो डुएबल है। कॉर्निया डुएबल है, लेंस डुएबल है, ग्लोकोमा डुएबल है जो कि अपने आप में एक चैप्टर है। ग्लोकोमा में अब अगेन इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करना है, मतलब ऑलरेडी आप ड्रग्स तो पढ़ ही चुके हो फार्मा में, पेरीमेट्री क्या होता है, टोनोमेट्री क्या होता है, पैकीमेट्री क्या होता है, कॉर्निया से रिलेटेड है पैकीमेट्री। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो एक जैसे वर्ड साउंड करते हैं, उनको याद कर लेना है, ठीक है। ग्लोकोमा के बारे में नहीं बात करूं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, याद कर लेना। हेप्स ट्राई मैंने आपको बताया कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा में मिलता है। कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा के आने के चांसेस ज़्यादा हैं बाकी टाइप के ग्लोकोमा के आने से। बाकी टाइप का ग्लोकोमा आएगा तो वो ड्रग्स पूछेगा, लेकिन कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। अगला इज रेटिना, अगेन अ डुएबल टॉपिक। रेटिना इज वेरी डुएबल टॉपिक। इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये जानो कि ऑफ्थेल्मोस्कोप रेटिना को देखता है। तो इसमें ऑफ्थेल्मोस्कोप 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसमें कौन सी इमेज बनती है आना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है। मतलब इंस्ट्रूमेंट टोटल भी 15 से 20 इंस्ट्रूमेंट है ऑफ्थेल्मोलॉजी में, सारे इमेज बेस्ड हैं, रट लो। और 30 से 40 इमेज है, रट लो। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आंसर निकालने की, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्यूलर डिसऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर भी दो बीमारियां आपको बताता हूँ, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी और दूसरा है सिस्टोइड मैक्यूलर रेटिनोपैथी। और कंटिन्यूसली जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ अपने मतलब अपने जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो उसके अंदर आपसे ये पूछते हैं मेनली रोज पीटल अपीयरेंस करके पूछते हैं। तो ये आपके सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा में मिलता है, ठीक है। स्टारगार्ड्स डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, इनके बारे में 2-2 3-3 लाइनें दे रखी है नोट्स में, वो 2-2 3-3 लाइनें मतलब वो डायरेक्टली आ जाते हैं उठ करके। फिर उसके बाद अगेन अब देख, रेटिना है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी तो आएगा ही, है ना। डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इनके तो मतलब इजी क्वेश्चंस हैं यार। योर CRAO CRVO इजी क्वेश्चंस है, मतलब कोई भी कर लेता है ये तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। इससे रिलेटेड टाइमलाइंस आप याद कर लेना कि जैसे अगर कौन सी एज में डिलीवरी, मतलब कौन से टाइम पे डिलीवरी हुई है तो उसके कितने 4 हफ्ते बाद नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 कंडीशन है जहाँ पे विदिन 2 वीक्स भी कर रहे हैं। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट वेट, मतलब एक तो वेट मायने रखता है और एक जेस्टेशनल एज मायने रखती है, उसके अकॉर्डिंग इसका हम टेस्ट करते हैं। रेटिनल अटैचमेंट अगेन आईलिड्स में यार ये पूछ लेते हैं चिलाजियन वगैरह। और मेडरोसिस को मैंने कैसे याद किया है, पागल जैसा दिखना, मतलब ये पूरी आईलिशेस ये पूरा गायब हो जाता है, इसको मेडरोसिस बोलते हैं। फिर एंट्रोपियन और एक्स्ट्रोपियन ये टॉपिक्स हैं जो वन लाइनर्स हैं जो आप याद कर लोगे। आई होप इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रोप्टोसिस एक और हॉर्नर सिंड्रोम एक इजी क्वेश्चन है। अब फिर कंजक्टाइवा में 2 टॉपिक हैं जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं भाई, वर्नल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस और ट्रेकोमा। और ट्रेकोमा का तो ट्रीटमेंट और मतलब वो जो सेफ अप्रोच है वो पूछते हैं, पढ़ लेना। तो ये थे यार, देखो अब इसमें मोटा मोटी बता देता हूँ। कंजक्टाइवा बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 सवाल या 2 सवाल आता है। कॉर्निया इजी है, रेटिना इजी है, ऑक्यूलर ट्रॉमा इजी है, न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी मुझे इजी लगती है पर्सनली। मतलब होने को तो ये भी बहुत लोग डिफ़िकल्ट बोलते हैं मगर मुझे इजी लगती है। मुझे 2 टॉपिक बहुत हार्ड लगते हैं, स्क्विंट और दूसरा आपका और ऑप्टिक्स। ये 2 मुझे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोग पहली रीडिंग में तो सब कुछ ही पढ़ो। 5 दिन है ना आपके पास पहली रीडिंग पढ़ने के लिए। ऑफ्थेल्मोलॉजी 15 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 5 दिन तो पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट रीडिंग में। तो पहली बार में तो आप सबको इक्वल वेटेज दो, लेकिन जब रिवीजन करो, फर्स्ट रिवीजन करो, तो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना आपको, उन पे ज़्यादा ध्यान देना। अगेन पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।